आप सभी को प्रणाम। 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में आज हमारे साथ 10वें व्याख्यान के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित वेंकटेश्वरा महाविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख प्रोफेसर निर्मल कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, मैं अकादमी की तरफ से आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर निर्मल कुमार जी दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध वेंकटेश्वरा महाविद्यालय में इस समय प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं। हाल ही में आपने NMHS का जो हिमालयन स्टडीज का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आपने पूरा किया है। इसके अलावा आप फेलो हैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ GB आयरलैंड से। आप गेस्ट फेलो रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला से। संगीत नाटक अकादमी के लिए आपने कव्वाली को लेके अपना एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है पूरा किया। इसके अलावा हाल फिलहाल आप ICSSR के तमाम जो है शोध प्रकल्पों के साथ आप जुड़े हुए हैं। और आज सर जिस विषय पे अपना व्याख्यान केंद्रित करेंगे वह है सामाजिक प्रतीकात्मकता और गोवा के हिंदू घरों का शिल्प। हम जानते हैं कि अपने धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाजों और संस्कृति के साथ जुड़े रहते हुए हम एक कैननाइजेशन, एक छविकरण करते हैं, एक प्रतीकात्मकता उभारते हैं अपने पहनावे से, अपने खान पान से, अपने रहन सहन से, यहाँ तक कि घरों को बनाने के शिल्प के साथ भी। तो उसके पीछे की पूरी प्रतीकात्मकता को, गोवा के हिंदू घरों के शिल्प को लेके हम आज हमारे साथ बात करेंगे। हमारे अतिथि विद्वान आदरणीय प्रोफेसर निर्मल कुमार जी। सर, मैं एक बार पुनः आपका यहाँ स्वागत करते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपना व्याख्यान अपने व्याख्यान से हमारे जो भी शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको संपन्न करें। आदरणीय प्रोफेसर निर्मल कुमार जी। धन्यवाद मनीष जी। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका और KM कॉलेज का और आपके स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जो अवसर दिया। मैं अभी गोवा पे एक छोटा सा रिसर्च कर रहा हूं इसी घरों पे, और उसी संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा। मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, मेरी ज्ञान जो है गोवा के बारे में अभी शुरू किया है मैंने, तो मैं बहुत कम जानता हूं। तो ये मैं मान सकता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है उसमें कहीं बाद में वो चेंज करना पड़े। इट इज अ डायनेमिक इशू, होता है कि बाद में आपको उसको चेंज भी करना पड़ सकता है, कि आप जो बोल रहे हैं वो बाद में बदलता है। तो इसके लिए हम लोग देखना ये है कि देखिए, गोवा जो है वो एक बहुत लंबे अरसे से पुर्तगाल के शासन में रहा और बहुत वायलेंट रहा। इनफैक्ट जो क्रिश्चियन एक्सपेंशन हुआ है पूरे विश्व भर में, जहां जहां पोर्चुगीज गए वहां उन्होंने बहुत वायलेंट एक्सपेंशन किया है। और गोवा का जो एक्सपेंशन था, गोवा में जो साम्राज्य की वृद्धि थी पुर्तगालियों की, वो बहुत ही भयानक थी। इनफैक्ट उन्होंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को ही उसके घर तोड़े, उनके मंदिर मस्जिद तोड़े, बट अपने ही भी क्रिश्चियन में भी वो कई बार आप देखेंगे एक चर्च को 4 से 5 बार टूट चुका है। एक सेट आता है फिर दूसरे सेट को तोड़ता है। तो 15वीं शताब्दी के आसपास जब गोवा के लोग पुर्तगाल के अंदर आए, बहुत नामी है, सबको मालूम है वास्को डी गामा की हिस्ट्री, और पूरे, और आपने फिल्मों में भी बहुत देखा है, इसलिए आप परिचित हैं। लेकिन मैं गोवा पर इसलिए रिसर्च करना चाह रहा था, और इसलिए क्योंकि एक रीजन ये है कि गोवा की जो इमेज हमारे मन में है वो एक बीच और फन लविंग पीपल और काफी सस्ती शराब या बियर के नाम पे है, बट गोवा इससे बहुत ज्यादा है। आप लोग जनरली गोवा जाते हैं फन एंड फ्रॉलिक के लिए, मस्ती करने, बीच के लिए जाते हैं। लोग जाते हैं वहां पे बहुत सस्ती बियर पीने जाते हैं। एक दूसरी जिंदगी आपके इमेज में जो रहता है वो गोवा दूसरा है। पूरा का पूरा अगर फ्लाइट मान लीजिए दिल्ली से, मैं दिल्ली जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, अगर वहां से जाता है तो सबके मन में बस
एक ही बात होती है कि सस्ती बियर हो, सस्ता फेनी हो, और इसने ना पूरा का पूरा इमेज खराब कर दिया है गोवा का। गोवा ऐसा नहीं है, गोवा ऐसा है जो बहुत डिफरेंट है। गोवा का जो कल्चर है, जो उसकी संस्कृति है, वो इतनी रिच है, इतनी धनी है कि आप सालों जाएं और आपका दिल नहीं भरेगा, या आप पूरा नहीं देख पाते। अब एक जो छोटा सा अंश है वो है गोवा के घर। गोवा के घर बड़े सुंदर रहे हैं। इसमें यूरोपियन पांडिचेरी की तरह ही इसमें यूरोपियन बहुत टच रहा है, और पोर्चुगल का बहुत बड़ा कंट्रोल रहा और बहुत दिनों तक रहा, सालों तक रहा, 1960 तक, 60 के दशक तक कंट्रोल रहा। और आज भी गोवा के लोग भले पुर्तगालियों से लड़ते रहे हों, वो कुछ वैसी स्थिति है जैसी हमारी थी कि हम अंग्रेजों से लड़ते हैं पर अंग्रेजी बोलने में शान बगाड़ते हैं, इंग्लैंड अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे भी इंग्लैंड बहुत पसंद है और मेरे बच्चे भी इंग्लैंड में पढ़े। तो हम लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, पढ़ाते हैं बच्चे वहीं पे। मुझे याद नहीं है, मनीष जी को याद होगी, अकबर इलाहाबादी की ऐसी एक नज़म भी थी, उन अपने बच्चों पे जो केक और अपने बाप का जन्मदिन भूल जाते हैं। आई मीन उस तरह की स्थिति है गोवा में। पोर्टुगीज या पुर्तगाली जो इफेक्ट है वो हर जगह दिखता है। लोग उसको ओढ़ते हुए बिछाते हैं, दिखाते हैं। इनफैक्ट आप कई लोगों के ऐसे नाम देंगे जिसमें कि जो आपका टूरिज्म इंडस्ट्री में है, जो अपना नाम अगर उसका, मान लीजिए मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका नाम नीलेश है, लेकिन अपने को इंट्रोड्यूस करता है वो फॉरेनर्स के लिए इजी बनाने के लिए नेल्सन। वो क्रिश्चियन नहीं है, वो हिंदू है। तो मैंने उसकी टैक्सी में जब देखा साईं बाबा और तिरुपति, तो मैंने उससे पूछा, तो वो नेल्सन इसलिए रखता है क्योंकि वो क्रिश्चियन आइडेंटिटी को हेल्प करता है। ये जो विडंबना है, और ये विडंबना कह लीजिए या जो सांस्कृतिक खूबसूरती है, वो पूरी की पूरी गोवा में है। कि हुआ क्या है कि ये जो करीब करीब 300 साल का जो पोर्टुगीज कंट्रोल रहा, उसने उसने बिल्कुल दूसरे तरीके से अपने आप को उभारा है, जो दिखाया है। उसके लिए घरों की संस्कृति बड़ी इंपॉर्टेंट थी। देखिए, उनको पुराने मस्जिद तोड़ने थे, उनको पुराने मंदिर तोड़ने थे। उनको तोड़ने के समय में उन्होंने क्या किया कि अपने घर भी बनाए। ये घर बहुत यूरोपियन और पुर्तगाली इफेक्ट लिए हुए थे, बहुत इम्पैक्ट था उनका। क्रिश्चियन खुले मिजाज के थे, और उनको कोई पर्दा सिस्टम नहीं था उनके लिए। उनको यहाँ गर्मी बहुत लगती थी, तो उन्होंने अपने को बड़ा खुले खुले घर बनाए। और उसके रिवर्स में जो हिंदू हाउसेस हैं वो बंद हैं कुछ हद तक। आप कहें पर्दा सिस्टम तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक प्राइवेसी की का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए उन्होंने बाहर सड़क की तरफ घर नहीं बनाए, सड़क की तरफ खिड़कियां नहीं खोली, और खोली तो छोटी खोली। बाहर बैठने का कोई उपाय नहीं किया। हम बहुत अंदर बैठने वाले हैं, हम आंगन और चौबारे वाले लोग हैं, इसलिए हमारे पास में वो नहीं होता जो यूरोपियन घरों में होता है। जैसे एक प्रॉपर ड्राइंग रूम होगा, एक प्रॉपर किचन होगा। किचन तो हमारे यहाँ भी होता है पर घर से बाहर होता है, बाथरूम होगा पर घर से बाहर होगा। पुराने घरों में अभी भी देखेंगे। मैं अल्मोड़ा में अभी जो मनीष जी बता रहे थे, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के लिए एक काम किया 3 साल तक, और हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती थी घरों में बाथरूम बनाने में। ये गांव के घर बाथरूम बनाने ही नहीं देते, कहते हमारे देवी देवता रहते हैं, तो आपको बनाना पड़ता है कुछ फुट हट के, कुछ 20 फीट दूर होके, घर से बिल्कुल बाहर। अब उसमें मुझे दिक्कत होती है कि टूरिस्ट जाएगा कैसे। गोवा के घर में भी देखा मैंने। मैं अभी खुद गोवा जा रहा हूँ रिसर्च के लिए, तो मैंने घर किराए पे लेना चाहा एक साउथ गोवा में, और बड़ा सा घर है, लेकिन उसमें 2-3 कमरे हैं पर बाथरूम एक है। तो मैंने पूछा कि बाथरूम एक क्यों है? कहता है, उसका जवाब सीधा यही था मालिक का कि आप दिन भर बाथरूम में बैठे रहोगे, बाथरूम तो सारे लोगों के लिए एक है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज देयर इन इंडिया। ये हिंदुस्तान में भी है, हमारे छोटे शहरों में, गाँव में भी है। बात हर कमरे के साथ बाथरूम नहीं होता। 5 कमरे का घर है, 5 लोग रह रहे हैं, लेकिन बाथरूम एक होगा। वो गोवा में अभी भी मॉडर्न वेज में भी शामिल है। थोड़ा मैं आपको चर्चा करूं थोड़ा सा, कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि गोवा की थोड़ा हिस्ट्री का थोड़ा तो बता दूं, उसके बाद मैं घरों पे आ जाता हूँ। गोवा का बड़ा वायलेंट हिस्ट्री रहा है एक्सपेंशन का, और चूंकि वो इस्लाम वहां बहुत एस्टेब्लिश था, बीजापुर का शासन था, और कभी कभी मुगल भी दखल करते थे, और भी दक्कनी
जो नोबल से वो भी दखल करते थे। तो गोवा ऐसा कोई बहुत बड़ा पोर्ट नहीं था। गोवा आज भी बहुत बड़ा पोर्ट नहीं है। जो पोर्ट होता था वो मिडिवल टाइम्स में, जो मध्यकालीन भारत में, वो सूरत था। उसके पहले भरूच या ब्रिगोकुचा था या मछलीपट्टनम था इधर साउथ में। गोवा कभी बहुत बड़ा पोर्ट या बंदरगाह रहा नहीं। लेकिन जब से पोर्टुगीज आए, वास्को डी गामा आए और बाद में उसको खोजा और ये सब जो पूरी कहानी शुरू हुई, तो उसके बाद से गोवा का थोड़ा वैल्यू बढ़ा। पर इकोनॉमिकली गोवा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। आप ध्यान रखें कि मुगलों ने कभी गोवा को बॉर्डर नहीं किया। इवन कुतुब शाही डायनेस्टी एक तरह से नॉमिनल कंट्रोल रखती थी, पर कोई गोवा पे ज्यादा उनको तवज्जो नहीं थी उनकी, बहुत कम था। गोवा इकोनॉमिकली बहुत फ्रूटफुल एरिया नहीं था। तो इसलिए वो आज भी है। टूरिज्म के बिना गोवा में कोई ज्यादा इंडस्ट्री होती नहीं। और ये सबसे बड़ी दुखद स्थिति है गोवा की कि वो वन पॉइंट इंडस्ट्री है वहां पे। ये बड़ी चिंता की बात है। वहां पे और इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, पर हो नहीं रही। अब क्या है वहां पे कि जब क्रिश्चियंस आए और पावर में आ गए, तो उन्होंने बड़ा वायलेंट कन्वर्जन किया, बहुत मार धाड़ कर। पुराने मस्जिद, एक एक मस्जिद तोड़ दी। कोई पुराना मस्जिद आपको नहीं मिलेगा। मंदिर तो मिल भी जाएगा, पुराना मस्जिद नहीं मिलेगा। कुछ एरिया से, जैसे नॉर्थ के जो एरिया, वहां से पूरे हिंदुओं को हटा दिया, बहुत सारे एरिया में। और साउथ के भी बहुत सारे एरियाज है जहां सिर्फ क्रिश्चियन बच सकते थे, हिंदुओं को हटा दिया। और वो एलिट एरिया थे, और हिंदू बच गए छोटे छोटे एरिया में, छोटी छोटी जगहों में, कहीं कहीं जाकर वो बसे, और वहां उनके घर हुए। अब घरों में भी क्या था ना कि थोड़ा बात कर रहा हूं मैं इसकी कि हम सिर्फ यहाँ गोवन हाउसेस को एक कल्चर कॉन्स्ट्रक्ट की तरह बात कर रहे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं हिंदू हाउसेस बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब हिंदू धर्म से नहीं है। हिंदू का एक कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है। वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ हिंदू हाउसेस ऑफ गोवा हियर एज फार एज प्रिजर्वेशन ऑफ हिंदू आइडेंटिटी इज कंसर्न। हमें ज्यादा मतलब है उसकी कल्चरल आइडेंटिटी से, कि एक हिंदू या मुसलमान अपने घरों के द्वारा, अपने घर की जो बनावट है, साज सज्जा है, रिचुअल्स हैं, एक रिचुअल कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं, उसके अनुसार कैसे हम अपनी एक कल्चर आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ। आई यूज हिंदू एज अ कल्चर कॉन्स्ट्रक्ट विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस। जो हमारी जो धार्मिक जो यूनिकनेस है, एक्सक्लूसिवनेस है, उससे हम अपना एक कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। रिलीजन ऑफन क्रिएट्स, मुझे माफ कीजिएगा थोड़ी सी अंग्रेजी में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इनके हिंदी जो रूपांतरण है, वो, मेरी हिंदी अच्छी है लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं है जितना मनीष जी जैसे हिंदी के विद्वान के लिए है। तो मैं थोड़ा सी आपसे माफी चाहूंगा, कहीं कहीं मैं थोड़ा अंग्रेजी बोल दूंगा मैं। रिलीजन ऑफन क्रिएट्स इन ओन कल्चरल आर्टिफैक्ट्स and helps or forces evolution of specific set of ritual spaces. Religion क्या करता है कि अपने आर्टिफैक्ट बनाता है और उसके उसकी तरह से वो एक मिनट, और कुछ खास रिचुअल स्पेसेस हर घर में होता है। आपका एक मंदिर होता है जहां आप कुरान रखते हैं, जहां आप गुरु ग्रंथ साहब रखते हैं, जहां आप जा नहीं सकते। जैसे किचन की जो सैंक्टिटी होती थी पुराने घरों में, किचन कितना सैंक्टिटी में होता था, आप जूते उतार के जाते थे, किचन कहाँ होता था, किस तरफ होता था। अभी भी बहुत सारे लोग वास्तु में बिलीव करते हैं। तो एक रिचुअल स्पेसेस होता है, कहाँ आप बैठेंगे, कहाँ आप खाना खाएंगे, कहाँ पे आप अनाज रखेंगे, इसका भी था। मैं इस पे भी आऊंगा। तो रिलीजन इसको फोर्स करता है या इनकरेज करता है, पर इवॉल्व रिचुअल से होता है। आप समझिए, एक सेट ऑफ रिलीजन है, एक सेट ऑफ रिचुअल से हर रिलीजन का। आप मंदिर, आप दिया जलाते हैं, आप अगरबत्ती जलाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। गोवा में देखेंगे ये दोनों होता है। क्रिश्चियन जो क्रॉस है, जो हर घर के सामने मिलेगा आपको, उस पर दिए भी जलाए होते हैं, गेंदे के फूल के माला भी चढ़ाए होता है, और एक तरह से आरती भी कर रहे होते हैं। और मैंने तो मैं जहाँ पे रहा पेन्हा डे फ्रांका में, वहाँ बहुत सारे ऐसे क्रॉस हैं जहाँ पे आप जाएं, और छोटे छोटे चेपल्स हैं, तो आपको प्रसाद भी देते हैं। प्रसाद भी लड्डू देते हैं, वाइन और ब्रेड नहीं देते। तो ये समझने की जरूरत है कि बहुत अमेलगेमेशन हुआ है। अब मैं जो कुछ बातें कर रहा हूं, क्योंकि घर के बारे में हम जब हिंदू यूज करते हैं तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। बोथ रिलीजन एंड रिचुअल
both see evolution of unique build spaces and specifically ritual spaces, sacred and profane. दोनों, sacred जो धार्मिक है, profane जो गैर धार्मिक है, जो सेकुलर है, दोनों स्पेसेस डेवलप करते हैं। आप बैठेंगे कहाँ? क्रिश्चियन हाउसेस में बाहर बैठने का होता है, मैं आपको बताऊंगा। हिंदू हाउस में बाहर बैठने का सिस्टम नहीं है, तो वो दोनों अलग अलग हैं। आप अंदर में जाके कहाँ बैठते हैं? हिंदू हाउसेस में जाएंगे तो एक पानी का एक बॉडी होगा जहां आपको पानी एक लोटा भर के मिल जाएगा जिससे आप पैर धो लें। क्रिश्चियन हाउसेस में सिस्टम नहीं है। हिंदू हाउसेस में आगे तुलसी होगा, क्रिश्चियन हाउसेस में नहीं होगा। तो ये हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम रिचुअल और प्रोफेन स्पेस क्रिएट करते हैं। ये जरूरी है हमारे लिए समझना। अब क्या है कि होता क्या था कि जब पोर्टुगीज आए और जब शासन में आ गए 1528 1530 के आसपास, और उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने मार काट मचाई, तो उन्होंने ना घरें बनाना भी बंद, हिंदुओं को घर बनाने पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई गोवा गया होगा तो आपने देखा होगा चर्च सारे व्हाइट हैं। व्हाइट मतलब वो वर्जिन मेरी से कुछ और प्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो वो चर्च जितने थे वो सब के सब व्हाइट होते थे, इसलिए हिंदू हाउस व्हाइट नहीं हो सकते थे। हिंदू हाउस कलरफुल होगा। क्रिश्चियन हाउस, चर्च व्हाइट है, इसलिए हिंदू हाउस और हिंदू टेंपल व्हाइट हो ही नहीं सकता था। उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और अपने आप पे कंट्रोल रखा। इसलिए हिंदू हाउस क्या करते थे, सिर्फ एक लाइनिंग दे देते थे। कहीं कहीं व्हाइट की लाइनिंग मिलेगी, ब्लू घर है, व्हाइट की लाइनिंग है, लेकिन पूरा घर व्हाइट नहीं होता है। वो आज भी नहीं होता, आज भी नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल यू गो टू अ रिसोर्ट, जब आप मॉडर्न रिसोर्ट में जाते हैं और आप व्हाइट देखते हैं, ये नहीं है। एक तरह से मैं समझता हूँ कहीं पे गोवा में एक बड़ी अजीब सी चीज आपको देखने को मिलेगी। ये शायद पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस भी है, बट ये इसका कॉम्प्लेक्स भी है। बहुत सारे रिसोर्ट्स में, बहुत सारे एयरबीएनबी, बहुत सारे घरों में आपके सारे फर्नीचर व्हाइट मिलेंगे, घर पूरा व्हाइट मिलेगा। वो एक तरह का विद्रोह है, एक तरह का रेजिस्टेंस है, एक तरह का असर्शन है कि अब क्रिश्चियन समाज नहीं रहा और हम व्हाइट भी यूज करेंगे। पूरे के पूरे घर फर्नीचर व्हाइट में होते हैं, गोवन घर खास करके, जो गोवन जो रिसोर्ट चलाते हैं। वो एक तरह का गुस्सा है, एक तरह का कल्चरल रिवेंज है जो दिखता है इन घरों में। अब क्या है कि हिंदू हाउस किस तरह का होता था। हिंदू हाउस के कुछ फीचर मैं आपको बताऊं। पहले इसमें हिंदू हाउस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हिंदू फॉर मी इज अ कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हिंदू घर एक आंगन के आसपास बना है। एक आंगन है और आंगन के चारों तरफ कमरा है, जैसे हम घरों में अभी भी गाँव में बनते हैं, नॉर्थ में भी बना हुआ वो है। और उसमें एक प्रोमिनेंट होता है घर में एक तुलसी का चौबारा, जिसको कहते हैं वहां वृंदावन। उसको वृंदावन कहते हैं। कुछ और भी नाम हैं, कुछ और भी वेरिएशंस हैं। कहीं वृंदावन कहते हैं, कहीं वृंदावन कहते हैं, कहीं वृंदा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम उसका वृंदावन है। और ये यहाँ पे आपको मिलेगा हर घर में, आंगन में। अब क्या किया है इन्होंने, आंगन से निकाल के बाहर कर दिया है। अब ये घर के बाहर भी आ गया है। अब आप देखेंगे एक रिलीजियस असर्शन है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि गोवा को आप सारे क्रिश्चियन मानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उन्होंने अपने घर को दिखाने के लिए कि हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं। क्रिश्चियन क्रॉस लगाता है अपने घर के सामने में, पर लड़ाई नहीं होती, कम्युनल द्वेष नहीं है, सांप्रदायिक द्वेष नहीं है, पर एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। हर क्रिश्चियन अपने घर के ऊपर, जो कि आपको दिल्ली में, बॉम्बे में कहीं नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इधर नॉर्थ में भी कहीं नहीं मिलता, कि गोवा के हर घर पे गेट पे क्रॉस लगा होगा, गेट में भी क्रॉस बना होगा, गेट पे एक सीमेंट का क्रॉस होगा, बहुत प्रोमिनेंट, या जैसे आप गेट में एंटर करेंगे एक क्रॉस होगा। उसी तरह से हिंदू घर में या तो गेट पे या गेट के अंदर, पहले चौबारों में होता था, अंदर आंगन में होता था, एक तुलसी का चौबारा होगा, ये मस्ट है। दूसरा होता था एक बड़ा सा आंगन, जिसको राज आंगन कहते थे। ये टर्म अभी भी गोवन यूज करते हैं। अगर आंगन वाला घर है तो अभी भी यूज करते हैं, जिसमें एक आंगन है, आंगन के चारों तरफ कमरे हैं। अगर बड़ा थोड़ा एफ्लुएंट फैमिली है तो उनके घर में भी अभी भी राज आंगन है और राज आंगन ही बोलते हैं। उसके बाद एक जगह है जहां बैठ के आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा का स्थल है। आजकल हमारे फ्लैट्स में इतनी जगह नहीं होती, तो हम किसी अलमारी में, एक छोटे से मंदिर में वो लगा देते हैं। बट वहां पे इसको देवकुंड कहते हैं। कुंड का वेरिएशन है देवकुंड, देवकुंड बोलते हैं इसको। और एक छोटी सी जगह है जहां वो, कई बार तो एक कमरा होता था और वो किचन के आसपास होता है, और वो एक कमरा होगा जिसमें कि आप पूजा कर सकते हैं। फिर एक जगह है साल। अब इन कमरों को हम लोग भी अभी भी बोलते हैं, कभी किचन बोलते हैं, ड्राइंग रूम बोलते हैं, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2। तो
आज जब हम 1 BHK और 2 BHK घरों में रहते हैं तो हमारे पास में लविशनेस होती नहीं है, बट गोवा में जमीन की कमी नहीं थी, घर जमीन पे बने थे, बड़े थे, सिंगल स्टोरीड थे। तो एक हॉल सा था जिसको आज आप ड्राइंग रूम कहते हैं, एक हॉल सा होता था। ये हॉल एक अलग से कमरा भी होता था अगर थोड़े आप रिच हैं, नहीं तो एक खुला सा इलाका होता था आंगन में ही, जहाँ सोफे या कुर्सियां लगी होती थी मसनद, और वहां आप बैठ सकते थे। और एक था जहाँ खाना बनता था, इसको एक दूसरा नाम भी होता था, उसको रांची कुड कहते थे। एंड उसमें दरवाजा होता था। अच्छा, गोवा के बहुत सारे घर में दरवाजे नहीं होते, अभी भी नहीं होते। पुराने घरों में आप जाएं, मैं एक घर में गया था, एक बहुत अच्छी आर्काइविस्ट है, उनके घर में गया था, तो उनके घर में दरवाजे ही नहीं थे, इवन बाथरूम में दरवाजे नहीं थे, सिर्फ एक पर्दा लटका दिया था बाद में। वो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हवा पास होना है, ठंड होनी है, तो वो लगाते नहीं है। जनरली लेटराइट स्टोन से घर बनाते हैं। उसके बाद एक कमरा, अगर थोड़ा पैसे वाला आदमी है तो हमारे यहाँ भी होता है, और उसको किस नाम से, किसी नाम से बुलाया जाता है, बहुत बड़े नामों से। एक कमरा होता था जिसमें कि प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर, जो मदर एक्सपेक्ट कर रही हैं, या जो मदर जिसका छोटा बच्चा है अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो वैसा भी एक कमरा होता था अगर आप थोड़ा रिच हैं तो। बहुत गरीब के घरों में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन थोड़े से जो पैसे वाले थे उनके घर में एक कमरा होता था, या फिर किसी कमरे को कन्वर्ट कर देते जब तक बच्चा छोटा है। और एक होता था, ये नाम बड़ा कॉमन है, ये सारे आपको नाम मिल जाएंगे उत्तर भारत में भी, महाराष्ट्र में भी मिल जाएंगे, साउथ में भी बहुत सारे घरों में मिल जाएंगे। पर उत्तर भारत के जिन घरों में मैंने देखा है वहां भी ये इस तरह का सिस्टम है। और एक घर होता था कोठार, कोठार, कोठी, कोठार, कुछ भी कह लो, जहां पर अनाज रखते हैं, एक ऐसा भी घर होता था। ये बेसिक स्ट्रक्चर है घरों का। ये आपको आपको छोटा या बड़ा सब घरों में मिलेगा। तो इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है ये समझना कि ये किस तरह से होता था और क्या होता था ये। अब देखिए, जो एंसेस्ट्रल, जो पुराने जो हिंदू हाउसेस हैं, वो सिंगल स्टोरीड होते थे, और इसमें बहुत सीढ़ियां नहीं होती थी। लेकिन जो अपने आप को बहुत रिच दिखाना चाहते थे, बाद में कुछ सीढ़ियां बना दी। और कुछ घरों में, पुराने जो घर होते थे, उनमें ये 2 मंजिले घर होते थे। अभी भी पहाड़ पे जहां मैं काम कर रहा हूँ अल्मोड़ा में, वहां भी ऐसा ही था। 2 मंजिले घर हैं, लगता है 1 मंजिला पर है 2 मंजिला। नीचे का छोटा है, ऊपर का थोड़ा बड़ा है। नीचे में उनके जानवर भी बड़े छोटे छोटे होते हैं पहाड़ में, तो छोटे छोटे जानवरों को बांध के रखते थे, उसको गोट कहते थे। उसमें ताला लगा देते थे, बंद कर देते थे, ताकि जंगली जानवर आके उनके गायों को खा न जाए, तो बचाने के लिए। तो यहाँ भी ऐसा ही था। कुछ घरों में जो रिच थे, उन्होंने अपने घरों में एक बेसमेंट टाइप का बना रखा था, नीचे का तला और जो ग्राउंड फ्लोर था, और उस पे या तो जानवर रहते थे या उनके पुअर रिलेटिव्स या सर्वेंट रहते थे। वो रिलेटिव, वो रिश्तेदार जो उनके लिए काम करते हैं, या वो कई को लोग जानवर भी रखते थे। और ऊपर में दोनों का रहने सहने का अंदाज बड़ा डिफरेंट था। आज भी आप जाएं बहुत सारे घरों में, बहुत सारे घर अभी भी उस तरह से अभी हैं, बचे हुए हैं। और आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो नीचे का जो है और ऊपर के जो रहन सहन है, बिल्कुल फर्क है। ऊपर बहुत अच्छा है, नीचे बहुत मामूली है। और पुअर रिलेटिव्स रहे होंगे, जो रहते होंगे, तो उस तरह से बनाया। अच्छा, अब उसको बहुत सारे घरों में जब आदमी नहीं था कोई रहने वाला, तो बस दिखावे के लिए भी उन्होंने कुछ 4-5 सीढ़ियां बना दी और एक प्लेटफॉर्म बना देते थे एक हाइट देने के लिए। पर सीढ़ियां जनरली हिंदू हाउस में बहुत छोटी होती थी, बहुत छोटी होती थी। और इसमें जो होता क्या था कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस आया है, लेकिन बहुत कम। ये जनरली लैटेराइट, लैटेराइट स्टोन होता है वहां पे, मिट्टी से भी बना लेते हैं, लैटेराइट स्टोन भी होता है। लैटेराइट स्टोन होता था, और उससे वो घर बनते हैं। अब आजकल के घर तो ईंटे और सीमेंट से बनते हैं, पर लैटेराइट स्टोन है जिसमें पोरस होता है और जिसमें हवा जाती है। इट्स सपोज टू बी वेरी गुड फॉर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड गोवा। तो आजकल वो दिखावे के लैटेराइट आ गई हैं, बहुत सारी लैटेराइट की टाइल्स आती हैं, और लैटेराइट के ब्रिक्स आते हैं जो कि एक्चुअली लैटेराइट नहीं है। लेकिन लैटेराइट में जो होता था, और वो या तो स्लेट या बहुत साधारण फायर बेक कपड़े लगाते थे ऊपर में, टाइल्स। क्रिश्चियन हाउस में बहुत सीढ़ियां होंगी, और वो मैंगलोरियन टाइल लगाते थे। मैंगलोरियन टाइल महंगा होता था, स्लोपिंग टाइल होता था, वो महंगा होता था। वो आज भी महंगा है, आज भी लोग लगाते हैं। और उस समय में भी ये डिफरेंस मैंने देखा है कि जो नॉर्मल कपड़ा होगा वो होगा आपको हिंदू हाउसेस में, और जो मैंगलोरियन टाइल है वो लगते थे क्रिश्चियन हाउस में। अब पिछले 50-60 सालों में
ये बात अब हो गई है कि मैग्लोरियन टाइल ये भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, डिफरेंसेस कम हो गए हैं घर के बनाने में, पर जो एंसेस्ट्रल हाउस में इसमें बहुत मेंटेन करते हैं। दूसरी बात है खिड़की जो है गोवन हाउसेस की, ये हिंदू हाउसेस में वुडन फ्रेम का होगा, और क्रिश्चियन हाउस में ये थोड़ा डिफरेंट है। वुडन हाउस दोनों की खिड़कियों में एक चीज कॉमन है, ये शीशे बहुत कम लगाते हैं। ये लगाते थे शेल्स, जो कौड़ियां मिलती हैं, और जो समुद्र पे बहुत कौड़ियां मिलती हैं वो उनके वो शेल्स लगते थे, शी शेल्स लगते थे, और फिश के बोन्स लगते थे। लेकिन वो उन्होंने खत्म कर दिया, बैन कर दिया, शीशेल की माइनिंग बैन कर दी, कोकोनट बैन हो रहा था गोवा में। कई बार जो हमारी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होती है ना, वो एंटी कल्चर होता है। वो एक कोई मिनिस्ट्री में बैठा हुआ कोई बाबू जो बहुत और कोई एनजीओ में काम कर रहा, बहुत संवेदनशील पुरुष या महिला, जिनका इंटेंशन खराब नहीं होगा पर उनको लोकल चीजें समझ नहीं आती, तो उन लोगों ने ये बनाया था, और उन लोगों ने ये नियम बना दिया अभी कि आप समुद्र से कौड़ियां नहीं छू सकते, शीशल नहीं लगा सकते, आप कोकोनट, बीच में हो गया था कि कोकोनट का पेड़ नहीं काट सकते। अब उसके बिना उनका काम चलेगा नहीं। मैंने पहाड़ों पे भी देखा, आप स्लेट नहीं काट सकते, सिल्ट के पत्थर के वो छत बनाते हैं, आप वो काट नहीं सकते, आप पेड़ नहीं काट सकते, टून की पेड़, उसके बिना उनका काम ही नहीं चलता। चीड़ के पेड़ नहीं काट सकते, आजीवन कारावास हो जाता है, पर उनका काम नहीं चल सकता। आपको शहर में बैठ के, दिल्ली में बैठ के बड़ा आसान लगता है, क्योंकि आप यहाँ से उठते हैं, बागी मार्केट जाते हैं अपने, और वहां से आप टेबल कुर्सी ले आते हैं, अमेजोन से आप ले आते हैं। बट आपको समझना होगा कि उनके लिए वो घास काटना, वो पेड़ काटना, वो जानवर को रखना और जानवर को यूज करना, या उस तरह के कपड़े, मिट्टी यूज करना, पत्थर यूज करना, उनके कल्चरल पार्ट है, उन्होंने और कुछ जाना ही नहीं है। बट ये गोवा में भी हो रहा है, और बहुत बहुत बेशर्मी से हो रहा है। आई मस्ट से दैट आई एम अगेंस्ट इट। एंड एक बार वहां पे कोकोनट काटने पे प्रतिबंध लगा दिया था, तो बहुत वहां के प्रोमिनेंट लोगों ने, जो कि ट्री बचाना चाहते थे, पर कोकोनट कहा कि हम कोकोनट के बिना रह नहीं सकते, कोकोनट पेड़ की एक लाइफ है, वो कटेगी, उसके बाद कोकोनट नहीं आएगा। कोकोनट हमारे घरों में लगता है, छत की बीम्स बनते हैं उससे, उससे आप फर्नीचर बनाते हैं, आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको यूज ना करें, आप यूज करेंगे ही करेंगे। इसलिए उन्होंने काटने पे मूवमेंट चलाया कि आपको कोकोनट काटने का अधिकार होना चाहिए। तो ये जो खिड़कियां बनती हैं उसमें शीशे लगता है, और उसी तरह से इसके क्या होता है, क्रिश्चियन घरों में जो आप जाएंगे तो बाहर में एक बैठ, जब आप 10-5 सीढ़ी होती है, और उस पे दोनों तरफ, जैसे आप इंटर करते हैं, दोनों तरफ ऐसे लाल रंग की नॉर्मली सीमेंट की बेंचेस बनी होती हैं। इसको बालकाव कहते हैं, जो वर्ड जिससे बालकनी आया, बालकनी दूसरा है। क्रिश्चियन घरों में क्या होता था कि कमरे हैं, कमरे के चारों तरफ ये होता था, कमरे के चारों तरफ आंगन होता था, और ये बालकाव होता था जहां लोग बैठते थे, तो अंदर आने का नहीं है। आप गंदे पैर से आ रहे हैं, बारिश बहुत होती थी, पैर में कीड़ा लगा होगा, मिट्टी लगा होगा, बाहर ही बैठ जाए, छाता बाहर रख दें, बाहर ही बैठे। आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको अंदर घर में ले जाया जा सके, साल में आपको ले जा सके, तो आप बाहर से ही बैठ के चले जाते। बाद में कुछ लोगों ने, हिंदू लोगों ने भी अपनाया, लेकिन एज लॉन्ग एज पोर्टुगीज कंट्रोल वाज देयर, उन्होंने अलाउ नहीं किया। ये बड़ा पोर्टुगीज फीचर माना गया, और इसको यूज नहीं करते थे ये लोग, लेकिन अब तो खैर सब यूज करते हैं। और ये बालकाव है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं प्रीति शाही, उन्होंने लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने बड़े आर्गुमेंट किया है कि ये टू सी एंड टू बी सीन है। बालकाव बनाते क्यों है? बड़ा आदमी मर तो नहीं गया, तो बैठा हुआ तो आपको पता चल जाता है, वो भी आपको देखता है आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वहीं से बातचीत हो जाती है। सड़क पे आप जा रहे हैं, वो बैठा हुआ, वहीं पे चाय पी लिया, वहीं पे आपको सारी बातें हो गई, वहीं पे सामान बेचने वाला आया, आपने खरीद लिया। तो दोनों तरफ लाल, नॉर्मली लाल रंग के, अब नॉर्मली मैंने और कोई कलर देखा है, लाल रंग का बेंच होता था, सीमेंट का बना हुआ, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, बारिश पानी सब में, और सीढ़ियां होती थी। उसके बाद आप बैठ गए, वहां से सबसे मिल लिए। बाद में क्रिश्चियन हाउसेस ने भी इसको अपनाया। और होता क्या था कि हिंदू हाउस जनरली बहुत लो होते थे, सीढ़ियां कम होती थी, आप एंटर करते हैं, सिंगल स्टोरीड होते थे, अनलेस मैंने बताया कि रिच ना हो तो सिंगल होगा, और उसमें आप एंटर करें, फिर सीधा आप जाते हैं अंदर एक आंगन में, वहां पानी धोने का होता था, एक चौबारा होगा, जो दोनों तरफ कमरे होंगे, और इस तरह से कमरे का, घर का पूरा लेआउट होता है। अच्छा, ये जो खंबे होते थे हिंदू घरों में, ये शायद केरला का इन्फ्लुएंस रहा हो, लेकिन ये कॉलम और जो ब्रैकेट्स होते थे इसी तरह से जो बने हुए थे छज्जे पे, ये आए थे
हिंदू घरों में, ये क्रिश्चियन घरों में ऑलमोस्ट नहीं मिलता, ये नहीं है। क्रिश्चियन पर्दा नहीं करते थे, इसलिए उनकी खिड़कियां बड़ी होती थी, बालकाव होता था, वरांडा होता था, बाहर बैठने का बड़ा प्रतीक, ये बहुत प्रतीकात्मक है बाहर बैठने का। मुगलों ने जब दिल्ली को कंट्रोल किया, सॉरी ब्रिटिश ने, तो उन्होंने दिल्ली के लाल किले के शीश महल में और हुमायूं के मकबरे पे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे उन्होंने चाय पीनी शुरू की और फोटो खिंचवाना शुरू किया। वो कल्चर था नहीं, हम बहुत प्राइवेट होते हैं, हम अपने घरों में रिचुअल करते हैं, बाहर के लोगों को नहीं बुलाते। हमारे यहाँ अगर शादी होगी तो आप जब तक इन्विटेशन नहीं होगा, आपको आमंत्रण नहीं होगा, आप जान नहीं सकते। कोई आदमी मर गया है फिर भी आपको आमंत्रण आता है, मर गया आप दुख मनाने जा सकते हैं, पर उसके एक श्राद्ध काम है, आपको इन्विटेशन नहीं है तो आपका जाना बुरा मानते हैं, हम नहीं जाते हैं। तो वहां वैसा नहीं था, वहां है कि आपको खबर हो गई, न्यूज़पेपर में आ गया, आप आ जाइए। तो इस तरह से उनका बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जो कि जनरली इसमें नहीं होता था। अब क्या है, जनरली हिंदू हाउस जो थे वो रेक्टेंगुलर होते थे, चौकोर होते थे और सिंगल स्टोरीड के होते थे। वही बताया आपको, तुलसी और उसमें एक तुलसी चौबारा होगा। और एक जो सबसे खूबसूरत चीज थी, जो ये आंगन है, जैसे मैंने बताया, बहुत खूबसूरत, आप देखेंगे बिल्कुल पहचान ही अलग है इसकी। ये जो पिलर होते थे, आप केरला का पिलर कभी गूगल करके देखें, या गोवन पिलर, ये पिलर नीचे में चौड़े होते थे, ऊपर में पतले होते जाते थे, जनरली व्हाइट कलर के होते थे, अंदर घरों में अंदर, बाहर नहीं, अंदर। और ये एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। मैं जानता हूं मेरा शायद समय भी खत्म हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा 2-4 मिनट और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये एसर्शन है आइडेंटिटी का। पिलट घर, चौबारा, तुलसी का बाहर आना, आपका कोर्टयार्ड होना, ये एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है आपकी। आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे आप एक घर में जाते हैं, गोवा में आप कंफ्यूज नहीं कर सकती कि आप क्रिश्चियन घर में गए हैं या हिंदू घर में गए हैं। आप अगर वहां जमीन खरीदेंगे या घर खरीदेंगे पुराना, तो उसमें वो क्रिश्चियन का INRI वो लिखा हुआ वो पड़ा रहता है, और वो आपसे बोलेगा कि आप इसको हटाना मत। उसकी कंडीशन होती है कि आप घर ले लो पर एक क्रॉस मत हटाना। अब हिंदू घर खरीद रहा है तो वो क्रॉस हटाना चाहेगा, वो रखना चाहेगा तुलसी, या रखना चाहेगा कोई और भी, कम से कम क्रॉस नहीं रखेगा। लेकिन बहुत लोग अब इतना मानते नहीं है और उसको अलाउ कर देते हैं, ये अभी भी चलता है, वहां पे अभी भी है। अब क्या है कि जो सबसे जो खूबसूरत चीज ये है कि इन घरों के द्वारा गोवन हिंदू अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। आपको हमारे घर में आके जो क्रिश्चियन सरीखे जो व्यवहार है वो नहीं करना है क्योंकि मैं हिंदू हूं। आपके मेरे घर में आके आपको हिंदू सरीखा व्यवहार नहीं करना है क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं। दैट मीन्स इन अ अर्लियर सेंचुरी, लाइक 17th and 18th century, a Hindu going to a Christian house must behave like a slave. अगर एक हिंदू क्रिश्चियन के घर में जा रहा है तो उसको एक दास की तरह, एक गुलाम की तरह बिहेव करना चाहिए। उसको ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, उसको नीचे बैठना चाहिए, बालकाओं से अंदर नहीं जा सकता, उसको पहले उसको सल्यूट करना है क्रिश्चियन को। उसके चर्च के सामने आप जा रहे हैं तो आपको चर्च के सामने आपको प्रोस्ट्रेट करना है, इज्जत करनी है, आपको क्रॉस बनाना है। ये बहुत सारे लिमिटेशन थे। एक हिंदू क्रिश्चियन घर में जाएगा तो उसकी बड़ी लिमिटेशंस होती थी कि आपको कैसे पानी दिया जाएगा, कैसे आपकी आवभगत होगी, क्या आपको बिहेव करना है। तो सिमिलरली एन स्ट्रेंजर गोइंग टू हिंदू हाउस और अ क्रिश्चियन हाउस शुड नॉट बी कंफ्यूज कि मैं किसके घर में हूं। इसीलिए इस सारी व्यवस्था बनती थी। और आज भी, आज की तारीख में भी जितने भी हिंदू हाउसेस होंगे वो प्रतीकात्मकली, प्रतीकात्मक तौर पे अपने आप को हिंदू डिक्लेयर करते हैं ओवरटली। अच्छा, खूबसूरत चीज क्या है, जब आप किसी छोटे से चर्च में जाएंगे, बड़ा सा चर्च नहीं, छोटे से चैपल में, और वहां पे मैंने कहा जैसे कि अगरबत्ती जल रही होगी, दिया जल रहा होगा, और उस पर से फूल माला चढ़ी होगी, वो प्रसाद मिल रहा होगा आपको, तो बड़ा खूबसूरत चीज है वो देखने में। और उसमें हिंदू मुस्लिम सब बैठते हैं, मुस्लिम भी जाता है, सॉरी क्रिश्चियन भी जाता है, हिंदू भी जाता है। वहां पे जागरण होता है, उसको जागर कहते हैं। जागरण हर तरह से होता है। जहां उत्तराखंड में मैं काम कर रहा था और जहां मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ भी रात जगा होता है या रात्रि जागरण होता है। इसी को जागर के नाम से ही उत्तराखंड में भी बोलते हैं, जागर के नाम से ही गोवा में भी बोलते हैं। और बहुत सारे हिंदू घर और हिंदू मंदिरों में जागरण होता है, और उसमें क्रिश्चियन भी जाते हैं, पर उनके बैठने का अलग इंतजाम होता है। वो एक धागे से बांध देते हैं, इधर क्रिश्चियन बैठेगा, इधर हिंदू बैठेगा, और पूरी रात वो भजन करते हैं। उसी तरह से सारे हिंदू चर्च जाते हैं और सारे हिंदू प्रसाद लेते हैं। और ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, वो जो बिटरनेस रही होगी कभी की भूल गए हैं। लेकिन घर
बदस्तूर कायम है। अंदर पेंटिंग करना वॉल पे, बहुत कलरफुल घर बनाना, खंबे लगाना, चौबारे लगाना, ये बहुत बड़ा आइडेंटिटी का असर्शन है। आप असर्ट करते हैं अपने आप को। मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, मैं यही देखना चाह रहा हूं कि ये कब से शुरू हुआ, किस सदी से ये शुरू हुआ। लोग जनरली कह देते हैं कि 1787 के बाद है। फ्रांस में, पोर्चुगल में एक प्राइम मिनिस्टर आया था जिसने कह दिया कि जितने भी जो भी हमारी कॉलोनी के लोग हैं वो पोर्चुगल के सिटीजन, वो आज भी हैं। आज भी एक गोवन जो है अपनी इंडियन पासपोर्ट डिक्लेयर कर देगा, छोड़ देगा, सरेंडर कर देगा और वो पोर्टुगीज चला जाएगा अगर वो गोवा में 1960 से पहले, वो 1961 से पहले अगर वो उसके बाप दादे थे, तो वो आज भी ऐसा नहीं है कि मैं गोवा में घर खरीदूं मैं पोर्टुगीज हो जाऊंगा, लेकिन जिसके बाप दादे थे, बड़ा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखा हुआ है गोवा में, तो वो अभी भी जाके गोवन पोर्टुगीज सिटीजन बन जाते हैं। तो 1787 के आसपास से शुरू हुआ था जब पोर्टुगीज ने दुनिया इनको घूमने दिया, और ये दुनिया घूमने जाते थे। पहले बड़ा बंधन था बाहर जाने पे, लेकिन इनको सबको कहा कि आप जाइए। बहुत सारे तो हिंदू थे, क्रिश्चियन हो गए, बाद में फिर से हिंदू हो गए, ये भी बहुत चला है। ये शुद्धिकरण का मूवमेंट नहीं है, अपने आप हुए हैं लोग। और वो लोग बाहर गए, बाहर जाके उन्होंने बहुत सारे घरों में चीजें देखी और धीरे धीरे वो इन्फ्लुएंस उनके घरों में आने लग गया। जैसे लैंटर्न लगाना, शंडेलियर लगाना, खंभों को कभी अंदर करना, कभी बाहर करना, टूटसी चौबारों की शेप बदलने लगी। और घरों में जो आप पर्दे लगाए, जिस तरह से आपने एक ड्राइंग रूम बनने लग गया और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ये सब जब यूरोप में गए, यूरोप तो बहुत ठंडा था, तो वहां आप जमीन पे बैठ के तो खा नहीं सकते, जमीन पे आप गेस्ट को बिठा भी नहीं सकते। बट गोवा में प्रॉब्लम नहीं है, सीमेंट के आप चौबारे पे बैठते हैं और वो कभी मतलब इतनी गर्मी होती है कि कभी ठंड तो लगेगा नहीं। तो एक दूसरे तरीके का था। पर यूरोप गए, वहां से बहुत सारे फीचर वो लेके आए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये किस साल से एग्जैक्टली ये शुरू हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, क्या थे पहले 1700 से पहले, 1780 से पहले क्या थे, 1780 के बाद क्या हुए, कैसे उनके घर का कंस्ट्रक्शन बदला, कैसे उनके घर के मटेरियल बदले, कैसे रंग रोगन बदलने लग गया, कैसे घरों के डिफरेंट कमरों के यूज बदल गए। जो आज हम जानते हैं वो 1787 से पहले नहीं था। किन किन एरियाज में हिंदू हाउस बन सकते थे, कुछ एरियाज में बना था, बिल्कुल बना था। आज भी वो क्रिश्चियन गांव माने जाते हैं। मैं जाके गोवा में जाके रहता हूँ, वो फुली क्रिश्चियन विलेज है। अभी भी अभी भी हिंदू बहुत कम है, और कोई विरोध नहीं है, बट हिंदू है ही नहीं। तो उस समय का चला आया होगा अभी भी। तो ये मेरा मानना है कि मैं देखना चाहता हूं कि कैसे आप विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, बिना लड़े, बिना झगड़े, आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैं मनीष जी का, के अग्रवाल कॉलेज का, साहित्य अकेडमी का और अबव ऑल प्रिंसिपल मन्ना जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे अवसर दिया कि मैं आपके सामने रूबरू हूं और बोलूं। और केएम कॉलेज से मेरा लगाव और मेरा जो प्यार है वो बहुत लंबा है, और मेरे ख्याल में वो मन्ना जी और मनीष की वजह से ही है। मनीष तो मेरे लिए छोटा भाई या बेटे की तरह है, और मैं कभी भी उस बोलने के लिए मनीष का आदेश निषेध नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। धन्यवाद मनीष, धन्यवाद मन्ना जी। थैंक यू एंड विल सी अगेन ईच अदर। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। और जब आपको मैं सुन रहा था तो लगातार तो मेरे ध्यान में आया कि इसी तरह के हाउसेज और क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ विरार में भी एक गांव है जो है तो क्रिश्चियन, लेकिन उनकी अपनी लिपि है और उनका रहन सहन खान पान वो सारा जो है हिंदुओं का कल्चर है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो विस्थापित होकर भी लोग या अलग अलग जगह सेटल हुए हैं, जैसे वहां पे तो पुर्तगीज कॉलोनी बहुत पहले से भी, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉकेट सेंटर्स हैं जहाँ पे इसी तरह की सिमिलैरिटीज है। मुझे लेके लगता है कि उनको भी लेके काम करने की एक पूरी की पूरी परिपाटी या उनकी श्रृंखलाओं पे हम लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके आज के इस व्याख्यान से निश्चित तौर पे हमारे जो शोधार्थी हैं, जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक नई दिशा मिलेगी और इस क्षेत्र में काम करके जो जातियों का, समूहों का, संस्कृतियों का अपने आप का एक छविकरण है, अपने आप को प्रदर्शित करने का, अपने अपनी पूरी संस्कृति की झलक के साथ
प्रदर्शित करने का जो एक तरीका है, निश्चित तौर पे उससे उन सारी चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी और ये इतिहास के उन दस्तावेजों और उन समीकरणों की भी बात करेगा कि उस निश्चित समाज के भीतर अलग-अलग जातियों या अलग-अलग धर्मों के साथ किस तरह का बर्ताव होता था या उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। एक बार पुनः महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज के अपने इस व्याख्यान से आपने हमें समृद्ध किया। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकादमी की ये योजना है कि ये श्रृंखला हम ऑनलाइन और बाद में ये श्रृंखला पूरी होने के बाद ये सारे व्याख्यान एक पुस्तिकाकार रूप में अकादमी प्रकाशित करेगी और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये जो 75 व्याख्यान की श्रृंखला होगी, निश्चित तौर पे एक दस्तावेज के रूप में भी हमेशा के लिए सुरक्षित होगी। तो उस कड़ी में आपने आज अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके लिए पुनः मैं आपका अकादमी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और आपकी अनुमति से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।